बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नाज़िया खान। नाज़रीन, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। इस कॉन्फ्रेंस में फ़ोरम को जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल, मुल्क की सलामती के हवाले से जो चैलेंजेस दरपेश हैं, जो ख़तरात दरपेश हैं, इस हवाले से पाक फ़ौज की क्या हिकमत अमली है, उस हवाले से आगाह किया गया। साथ ही साथ मुल्क की सलामती और अमन इस्तेहकाम के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं हमारे जवानों ने, हमारे अफसरान ने और हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों ने और पाकिस्तानी शहरियों ने, उन सब को खराज अकीदत पेश किया गया। फिर जनूबी एशिया में इस वक्त हम देखते हैं तो दो फ्लैश पॉइंट्स हैं, एक कश्मीर, दूसरा फ़लस्तीन। इन दोनों जो मसाइल हैं उस पर पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ है, पाकिस्तान का गैर मुतज़लज़िल अज़्म एक बार फिर उसको दोहराया गया। इसके अलावा ख़ास तौर पर नाज़रीन अगर हम बात करें तो इस फोरम के थ्रू 9 मई के जो मास्टर माइंड्स हैं, जो मुजरिम हैं, उनको इंसाफ के कटहरे में लाने का एक बार फिर मुतालबा दोहराया गया है। तो आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इसी हवाले से डिस्कशन करने जा रहे हैं। प्रेस्टीजियस पैनलिस्ट मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। इस्लामाबाद में मेरे साथ मौजूद हैं शनीला अम्मार साहिबा, डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब, बाबर गौसी साहब, बहुत शुक्रिया आप तीनों का। लाहौर में हमारे साथ होंगे मोहम्मद नौशाद अली साहब, सजाद अनवर साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया सर। शनीला, सबसे पहले मैं आप ही की जानिब आऊँगी। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, अब पाक फ़ौज मुल्क दुश्मन प्रोपेगेंडे की बेखुनी के लिए हमें सरगर्म नज़र आ रही है। क्या कौम को तकसीम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? नाज़िया, देखें, इस फोरम के ऊपर मेरा तो एक ही मौक़िफ़ पहले दिन से रहा है, वो ये कि जो लोग भी प्रोपेगेंडा करते हैं, फेक न्यूज़ फैलाते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करते हैं या पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई लाजमी होनी चाहिए। देखिए, आपके सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, आपके इदारों जो अपनी आइनी हदूद से बाहर निकले, आप उसके ऊपर तनकीद कर सकते हैं, आप अदलिया के फ़ैसलों के ऊपर तनकीद कर सकते हैं, लेकिन मुल्क की सालमियत के खिलाफ किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं मिल सकती। आपके मुल्क की जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है उनके ऊपर हमलों की इजाज़त नहीं मिल सकती। आर्मी के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करने की, जिससे आप अपने मुल्क के सलामती को ख़तरे में डालें, उसकी इजाज़त नहीं मिल सकती। ऐसे तमाम लोगों का एहतसाब होना चाहिए। अब आप देखिए कि पाकिस्तान में जो हमारी अफवाज पाकिस्तान है, मशरक़ी बॉर्डर, मगरबी बॉर्डर, दोनों बॉर्डर्स जो हैं वो हमारे इनसिक्योर हैं। वहाँ से कोई ना कोई दुश्मन जो है वो अपनी चाल चलता रहता है, वो वहाँ पे उनकी हथकंडों को नाकाम बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो उसमें बहुत से हमारे जो जवान हैं वो शहीद होते हैं। आए दिन दहशतगर्दी का मुकाबला करते हुए भी वो शहीद हो रहे होते हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि वो जो कुछ एक मखसूस पार्टी, जो हमारे वो दुश्मन मुल्क जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनके हाथों में खिलौना बने हुए हैं। उनके हाथों में खिलौना बन के वो अपने ही मुल्क की अफवाज के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे होते हैं। हमने शोहदा का मजाक उनको उड़ाते हुए देखा है, शोहदा की तस्दीक करते हुए देखा है, शोहदा की यादगारों को हमने उनको जलाते हुए देखा है। तो वो तमाम जो लोग जो इन तमाम चीज़ों में मुलविस होते, क्यों नहीं उनका एहतसाब होना चाहिए? आप दुनिया के अंदर किसी भी जगह पे चले जाएं, अगर अमेरिका में कैपिटल हिल के ऊपर हमला होने के बाद वो लोग आज सजाएं भुगत रहे हैं अदालतों से, उनके केसेस का फैसला होने के बाद, तो पाकिस्तान के अंदर क्या ऐसा है कि हम जो लोग पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ काम करें या पाकिस्तान के खिलाफ जो उनका दिल चाहे वो बोलते रहें, या पाकिस्तान के अफवाज के बारे में जो उनका दिल चाहे वो बोलते रहें, अपने मखसूस ट्विटर अकाउंट से जो प्रोपेगेंडा वो करना चाहते हैं वो करते रहें, बाद में चाहे आके वो वजाहतें देते रहें, लेकिन आपने वो प्रोपेगेंडा फैला के दुश्मन का तो मौका दे दिया ना कि वो हमारा मजाक उड़ाएं या हमारे बारे में प्रोपेगेंडा करें। ये एक जो मखसूस पार्टी है, इन्होंने अपने प्रोपेगेंडे के जरिए जितना नुकसान के इंडिया हमें पहुंचाता उससे ज्यादा ये पहुंचा रहे हैं हमें। आप सियासी जंग को सियासी क्यों नहीं रखते हैं? आप इस जंग को क्यों मुल्क की सालमियत के खिलाफ लेके जाना चाह रहे हैं? इस मुल्क के अंदर हमने देखा है कि जो वजीर आजम थे उनको फांसी भी लगी है, वजीर आजम जला वतन भी हुए हैं, वजीर आजम को सजा भी हुई है। इनको तो अभी ऐसा कुछ इनके साथ हुआ भी नहीं जो पहले सियासतदानों के साथ हुआ, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जिसने मुल्क की सालमियत को दाव पे लगाया हो या मुल्क के खिलाफ कोई बात की हो या मुल्क के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा क्यों। उनके भी सपोर्टर्स थे, उनके सपोर्टर के भी जज्बात होते हैं। सो ऐसे तमाम लोगों को अब हम बार बार ये बात तो सुनी जा रही है कि 9 मई के जो लोग हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। मेरा ख्याल है कि इन मुकदमात को अब थोड़ा सा स्पीड अप करना चाहिए ताकि जो दूसरे लोग उनको कोई हौसला ना पकड़े, कोई और ऐसी कार्रवाई करने का सोचे मत। इसको अभी इसकी बेखनी होना बहुत जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट बात की आपने डॉक्टर साहब। शनीला बात कर रही है एहतसाब की। एक तो ये बताइए रेड लाइन को ड्रॉ करना कितना जरूरी है? जिस एहतसाब की बात शनीला कर रही है उससे पहले हमें ये भी देखना होगा कि ये जो अनासिर मुल्क की अमन इस्तेहकाम को दाव पर लगा रहे हैं, इनके पीछे कौन है, पुष्ट पनाही कौन कर रहा है? ये जो फॉर्मेशन हुई है इसमें कॉन्फ्रेंस में ये बात की गई है कि इनकी पुष्ट के पीछे गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज हैं। ये जो स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज हैं सर, इनका तदारुक कैसे मुमकिन होगा? नहीं, पहले इनकी शनाख्त भी कर लें अगर आप इजाज़त दें। जी जी सर। ये कौन सी प्रॉक्सीज हैं? ये मैं आपके इस फोरम पर भी जिक्र कर चुका हूँ, लिख चुका हूँ और बाज़
बाखबर लोग इसका जिक्र भी करते हैं। वो क्या है? आप तज्जिया करें कि ये लोग इक़्तिदार में आए और इक़्तिदार में आने के बाद इन्होंने शऊरी तौर पे एक काम किया कि मईशत को मुस्तहकम नहीं होने दिया और हर ऐसा काम किया जिससे मईशत गैर मुस्तहकम हो। क्या मकासद थे इसके? इसका एक मकसद ये था कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट कर जाए। फिर आपको याद है कि जब PDM की हुकूमत बनी तो वो जितने अरसे की भी हुकूमत थी उस अरसे में यही कोशिश की गई कि आप डिफ़ॉल्ट से निकलें और अल्हम्दुलिल्लाह हम निकल गए। तो डिफ़ॉल्ट कर जाए। डिफ़ॉल्ट अगर कर जाता है तो उसके असरात क्या होंगे? उसके असरात, सबसे पहला असर ये होगा कि आपके मुल्क के अंदर लोग आपस में लड़ पड़ेंगे। जो बार बार PTI के बानी और उनके लोग कहते हैं जी पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है, उसको श्रीलंका बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये बात कहने के पीछे क्या आरजू है? कौन सी दबी हुई आरजू है? वो आरजू ये है कि इस मुल्क में खाना जंगी हो, इस मुल्क में लोग आपस में लड़ पड़ें और इस लड़ाई पर मिट्टी का तेल बल्कि पेट्रोल छिड़कने के लिए इन्होंने एक और काम किया। 50,000 दहशतगर्द साबिक कबायली इलाकों में ला के बिठा दिए, जिन्होंने भत्ते की पर्चियाँ भी दी और लोगों को लूटा भी और दहशतगर्दी का सिलसिला एक बार फिर से शुरू कर दिया, जो हमारी कौम ने और हमारी फ़ौज ने और हमारी पुलिस ने और हमारी हुकूमत ने उस वक्त जान पर खेल कर जिसका ख़ात्मा किया। तो खाना जंगी चाहते थे। जिस मुल्क में खाना जंगी हो जाए, आप मुझे बताएं क्या उस मुल्क के दिफाई असासे उस मुल्क के कंट्रोल में रह सकते हैं? तो इनका पहला हदफ हमारे वो दिफाई असासे थे जिनके लिए हमारा प्राउड है, हमारा फ़ख्र है कि उसकी वजह से हम नाकाबिले तस्खीर हैं। तो एक टारगेट ये था और ये टारगेट वो है, याद मैं दिलाना चाहता हूँ मौलाना फजलुर रहमान को कि उन्होंने निशानदेही की थी कि किन का मकसद है ये। तो नंबर 1। नंबर 2 ये कि वो आपका आइन भी बहुत सारी कुव्वतों की आँख में चुभता है। आपका आइन बड़ा यूनिक है, उसमें जमहूरियत के सारे तकाजे भी मौजूद हैं और अल्लाह की हाकमियत को भी आप तस्लीम करते हैं जो हर मुसलमान के लिए लाजिम है, और उसमें और जो हमारे बहुत सारे अकायद हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ मौजूद है और ये बहुत सारी ताकतों की आंख पे खटकता है। और ये यही प्रोजेक्ट था जिसके लिए इन लोगों को लाया गया। एक पहलू तो ये है, आइडेंटिफाई हो गए वो मामला। अब आप ये बता रहे हैं, अच्छा इससे ये जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं हम ये भी समझने की कोशिश करनी चाहिए कि इस प्रोपेगेंडे से नुकसान क्या होता है। हाँ। मिसाल के तौर पर एक तो इनका ये कम्युनिकेशन सिस्टम है, आप सिग्नल्स देते हैं ये लोग, और उसके यदि आपको याद है ना, कुछ लोग खड़े हुए उन्होंने कहा जी आपको बता दिया गया आपने फलां जगह जाना है, आपको बता दिया फलां जगह पहुंचो। एक पहलू तो ये है उसका। दूसरा, इस तरह का जो प्रोपेगेंडा होता है, साइंस बताती है, इब्लाग आमा की और मीडिया की साइंस बताती है कि इस तरह की एक्टिविटी के ज़रिए एक इज़्तिराब पैदा होता है। इब्लागी इज़्तिराब इसको कहते हैं। कौम में मायूसी पैदा होती है डॉक्टर साहब। मायूसी पैदा होती है और आपका नेशनलिज्म कमज़ोर होता है, आपने इदारों पर आपका एतमाद कमज़ोर होता है, पार्लियामेंट पर, फ़ौज पर, आपके आइन पर और आपकी अपनी नेशनलिज्म पर एतमाद कमज़ोर होता है। आप देखते हैं कि गुज़श्ता कुछ अरसे के दौरान हमारे यहाँ से नौजवान मुल्क से बाहर गए। हाँ। ये क्यों गए? यही वजह थी। तो इस पर ज़रूर कंट्रोल करने की ज़रूरत है और हमें बहुत इसके लिए लीगल वेज, महफूज लीगल वेज इख्तियार करने की ज़रूरत है कि आज़ादी मरबूत हिकमत अमली इजहार जो है वो बरकरार रहे लेकिन तखरीबकारी ना हो सके। बाबर साहब, अब इशू ये है कि बाहर बैठे हुए अनासिर तो अपना काम कर रहे हैं, उनकी मुल्क दुश्मनी समझ में आती है, लेकिन जो अंदर बैठे हुए लोग हैं वो उनके हाथों, जो बाहर बैठे हुए उनके हाथों एज ए टूल इस्तेमाल हो रहे हैं। सोशल मीडिया के थ्रू जो वो कौम में मायूसी फैला रहे हैं, इदारों और आवाम के दरमियान जो खलीज कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये हमारे लिए इस वक्त एक दोहरा चैलेंज है? इस वक्त जो चैलेंजेस हैं उसमें तो सबसे बड़ा इकॉनमी का है, सिक्योरिटी का है, और ये जिस तरह आपने सवाल किया है, जो इन्फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बाद आपको ISPR ने एक वो भी जारी कर दिया बयान, और उसके मुताबिक ये है कि जो इन्फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है इसमें तमाम जितने भी
फ़ौजी होते हैं, अफसरान होते हैं, जो कि फ़ील्ड में भी होते हैं और स्टाफ में भी होते हैं, वो तमाम इसमें शिरकत करते हैं। देखिए कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में तो 15-16 लोग होते हैं, ये तमाम का तमाम जो मुल्क चला रहे होते हैं, जो मुल्क की पॉलिसीज़ भी दफाई लिहाज से बनाते हैं और जाके सरहदों पर भी ये तमाम के तमाम लोग वहाँ पर बैठते हैं और फिर ये फ़ैसले करते हैं। तो एक बड़ा जामिया बयान जो है वो जारी किया गया है और जिसमें कहा गया है कि जी जो 9 मई हुआ है उसके ऊपर भी ज़ीरो टॉलरेंस होगी। उसके अलावा उन्होंने कहा कि जो स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, बत्ता जिस तरह डॉक्टर साहब ने जिक्र किया है, इसके ऊपर भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, इसके ऊपर भी ज़ीरो टॉलरेंस होगी। और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि सबसे पहले हमने अपने आप को ठीक करना, फिर हम दूसरों को कहेंगे। तो साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं वो तमाम के तमाम जो है अफ़गानिस्तान से होते हैं और जिसके लिए हमें अपनी बॉर्डर जो मैनेजमेंट है उसको भी मजबूत करना होगा। और जिस तरह आपने सवाल किया है कि इस वक्त जो हमें सबसे बड़ा चैलेंज है जो कि बाहर बैठे लोग हैं और जहाँ पे जो पाकिस्तान में बैठकर उनका साथ दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि पाकिस्तान को बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा चैलेंज कबूल करके उसको ना सिर्फ चैलेंज को आप देखें एक्सेप्ट किया है, बल्कि आप देखें कि उसको उन्होंने अचीव भी कर लिया है। अभी ये जो बड़ा इस चैलेंज आया है इसको भी वो अचीव कर लेंगे। वो ऐसे करेंगे कि अभी जो उन्होंने आइडेंटिफिकेशंस करना शुरू कर दी हैं तमाम की तमाम, एक तो उन्होंने ये देखना शुरू कर दिया है कि यहाँ पे जो कितने फॉरेन एलिमेंट्स हैं उनके साथ हमारी जो पॉलिटिकल जमातें हैं जो ये समझती हैं कि हमारे ख़िलाफ़ जो है एक्शन हुए हैं, उनके भी उन्होंने पूरा डाटा लेना शुरू कर दिए हैं। उसके साथ साथ जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं, आपको पता है बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है इसके पीछे, क्योंकि ये आसान काम नहीं है, इन्वेस्टमेंट के बगैर ये काम करना बड़ा मुश्किल होता है। और इसमें वो लोग भी हैं जो पाकिस्तान के बड़े बड़े बिजनेस टाइकून हैं, वो भी इसमें शामिल हैं, उनको भी आइडेंटिफाई कर लिया गया है। और इस दफ़ा ये कहा गया है कि जो एंटी स्टेट एलिमेंट्स होंगे वो किसी पोलिटिकल जमात से हों, वो किसी बिजनेसमैन से हों, किसी मीडिया पर्सन से हों, किसी से भी उस पर कोई टॉलरेंस नहीं किया जाएगा। तो इसलिए ये जो चैलेंज इस वक्त आपको नज़र आ रहा है, ये आप देखिएगा कि अगले चंद महीनों के दरमियान इसके ऊपर काबू पा लिया जाएगा। और जो इंटरनेशनल वहाँ पे बैठ के जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हैं और जिसमें दूसरे लोग भी शामिल हैं, उनका एजेंडा तो सिर्फ एक ही है कि किसी तरीके से पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ किया जाए, क्योंकि जो वहाँ पे बैठे लोग हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो तो हमारा असासा है, लेकिन उनमें भी चंद लोग हैं जो कि पाकिस्तान को आप देखते हैं कि दुनिया से आइसोलेट करवाना चाहते हैं और उनका वही एजेंडा है जो कि हमारा हमसाया मुल्क इंडिया का है। तो अब जो पाकिस्तान में बैठे हैं उनको एक तो उन्होंने कहा है कि आप अगर ख़ुद से पीछे हटना चाहते हैं तो हम आपको सेफ़ पैसेज देते हैं, लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो फिर जो लॉ ऑफ लैंड होगा वो आपके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा और उसके बाद आपके लिए आम माफ़ी वाली बात नहीं होगी। तो इसलिए ये लगता है कि अब जो ये बड़ा चैलेंज था इसके ऊपर काबू पा लिया जाएगा। और आज की जो इंफॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस जो 3-4 दिन से जारी थी, ख़त्म हुई है, तो आज वाज़िया पैगाम आ गया, क्योंकि हमारी जो मुसल्लह अफवाज है उसके दरमियान भी आपको पता है रिफ्ट डलवाने की कोशिश की जा रही थी अवाम से, और उनका जो राब्ता था हमेशा आपने देखा है कि जब भी फ़ौज की बात होती है तो लोग जो हैं उनके लिए बाहर भी आते हैं, उनके लिए जज्बात भी रखते हैं, वो दोबारा आना शुरू हो गए। जो एक रिफ्ट थी वो ख़त्म होती नज़र आ रही है। बिल्कुल ठीक। नौशाद साहब, सर मैं आपकी जानिब आऊँगी। सर 9 मई इस वाक़े में जितने भी अनासिर मुलव्वस हैं सर, उनके हवाले से एक बार फिर इस फोरम के थ्रू ये मुतालबा किया गया है कि उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाना बहुत ज़रूरी है। सर क्या वजह है कि अभी तक इन अनासिर को कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचाया जा सकता, क्योंकि ये खदशा भी जाहिर किया गया है कि अगर इनको इंसाफ के कटहरे पर नहीं लाया जाता और इनके हवाले से फ़ैसला नहीं किया जाता तो फिर आने वाले वक्त में भी खुदा न खास्ता इस तरह का फिर कोई वाक़या हो सकता है। जी देखिए नाज़िया, असल मामला ये है कि ये जो बड़ा हसास वाक़या है जो 9 मई को हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख़ में इससे पहले कभी किसी जो सियासी जमात ने जो आपके अफवाज पाकिस्तान, उनकी इंस्टॉलेशंस और अफवाज पाकिस्तान की जो अपनी जितनी उनकी वो जो है ना विद इन दी आर्मी इस तरह की दरार डालने की कोशिश नहीं की थी। इसके लिए मुकम्मल जहन साजी की गई। बैनुल-अक़वामी कंपनियां जो हैं, ब्रिटिश एनालिटिका टाइप कंपनियां जो हैं वो प्रॉपर तरीके से इस मामले में इन्वॉल्व थी। वहाँ से ये इस्लामी टच देने का और ये लोगों के जज्बात से खेलने का और इसके बाकायदा एक प्रॉपर जो से कहते हैं ना प्रोपेगेंडा करने के लिए जो टूल्स ज़रूरी होते हैं वो फ्राहम किए जा रहे थे। फिर उसका स्प्रेड भी फ्राहम किया जाता था।
फिर उसको टारगेट किया जाता था, बाकायदा टारगेट ऑडियंस बनाकर वो विद इन दी आर्मी भी उसको उन लोगों को जो है वो उससे अफेक्ट किया जा रहा था। और कौम तो जो हुई है वो आपके सामने है। मैं अमूमन कहता हूँ कि हमारी कौम जो है वो सोशल मीडिया विक्टिम है इस वक्त। तो इस सारे हालात को कंट्रोल करने के लिए ये ज़रूरी है कि बार बार इस चीज़ को बावर कराया जाए। आप देखिए कि जो इससे कबल 9 मई को काबीना का खुसूसी इजलास हुआ, उसमें वाज़े अल्फाज में कह दिया गया है कि जो निगरान हुकूमत के दौर में बनने वाली जो रिपोर्ट थी उसने क्लियरली बताया कि एक सियासी जमात जो है उसने बराह रास्त ये सारा कुछ प्लान किया, महीनों की प्लानिंग थी और उस प्लानिंग के बाद ये सारा अमल जो है वो किया गया। पाकिस्तान को तोड़ने की जो मज़मूम कोशिश है उस पर एक्चुअली प्रैक्टिकली अमल किया गया। वैसे तो 2014 में भी आपको याद होगा धरने के दौरान सिविल नाफरमानी, बिल को जलाना और पता नहीं इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हैं जो मुसलसल चल रहे थे। लेकिन ये जो डॉक्टर साहब ने अभी जिस तरफ आपका इशारा दिया है कि जो दहशतगर्दों को लाकर वापस बसाना, फिर जो मुआशी दहशतगर्दी थी यानी मुआशी तौर पर मुल्क को जो डिस्टेबलाइज करने की कोशिश थी, दिवालिया करने की कोशिश थी, ये सारा कुछ जो था ये एक सियासी, जिसे कहते हैं ना कि एक सियासी जमात के जो हॉल के अंदर रख के किया जा रहा था। अब मामला ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे जो आम आदमी जिनको मैं सोशल मीडिया विक्टिम कहता हूँ, वो उनको ये बात समझ में नहीं आती कि ये जो भेड़ की खाल में जो भेड़िए छुपे हुए हैं वो दरअसल उनके मकासद क्या हैं। सो इसलिए हमें बड़ा मोहतात तरीके से आगे बढ़ना पड़ रहा है। और जो ये बार बार देखिए कि 9 मई को भी पाक फौज ने कहा, उससे पहले DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी ये बात कही गई और अब फिर उसको एंडोर्स किया गया, सिर्फ जस्ट टू टेल एवरीबडी। उस प्रोपेगेंडे का काउंटर किया जा रहा है जो उनकी तरफ से किया जाता है। आपने देखा पिछले दिनों ये बात करना शुरू हो गई थी, अभी ये एक इनके मफरूर जो थे साहब, वो अपीयर होकर इस्लामाबाद के अंदर उन्होंने कहा जी हम तो जी दोबारा आ रहे हैं जी, हमें बानी तहरीक की तरफ से कह दिया गया जी हम फलां तारीख को आ जाएं, अब वो फिर गायब हैं। मामला क्या है? मामला ये है कि इस प्रोपेगेंडे को जो इनकी तरफ से किया जाता है, जिसका पूरा एक मरबूत निज़ाम है, हज़ारों की तादाद में व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं यहाँ पर पाकिस्तान में भी और बैरून मुल्क भी, और फिर उनके अंदर इंफॉर्मेशन को प्रॉपर तरीके से स्प्रेड किया जाता है और बैक वक्त उन सारी चीज़ों को, अब ये देखिए ये अभी ये जो बानी तहरीक के ट्विटर के ऊपर जो वीडियो अपलोड हुई है जिसका अब शोर है, जिसकी थोड़ा सा रेफरेंस शनीला साहबा ने दिया कि बाद में ये उसकी जो है वो करते फिरते हैं, यानी उसकी तरदीद कर देते हैं या उसको जिसे कहते हैं ना कि मानने से इनकार कर देते। भाई वो बानी तहरीक का वो है अकाउंट है, वो खुद चला रहे हैं या उनके बिहाफ पे कोई चला रहा है, हर दो सूरत के अंदर इसकी जिम्मेदारी उन पर आयद होती है। और वो जो वीडियोस अपलोड की जा रही हैं, ये जो बांग्लादेश वाला मामला है, ये जो सेपरेशन की बात है, ये शेख मुजीबुर रहमान की बात है, ये एक्चुअली वो थ्रेट है और ये इस जमात का वतीरा रहा है कि बेसिकली ये फ्रंट फुट पे आके डराती है और डरा कर वो काम कर लेने की कोशिश करती है जिससे इनके मकासद पूरे हो सके। लेकिन अब ये जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं, जो पाक फौज के जिम्मेदारान हैं, जो हमारी हुकूमत है, अहले सियासत हैं, वो इस सारे जो उन्होंने जो तरीकाकार अडॉप्ट किए रखा है उसको समझ गए और अब हम काउंटर करने की तरफ बढ़ रहे हैं, हम इसको काउंटर करना शुरू हो चुके हैं। सो बेसिकली ये जो पॉलिटिकल जैसे कहते हैं सियासी जमात का जो लिबादा ओढ़ा गया है और उसके अंदर जो मासूम लोगों को सोशल मीडिया विक्टिम बनाकर अपने साथ मिला लिया गया है, इसको मोहतात तरीके से डील करने की जरूरत है। इसी वजह से जो रियासत है और जो हुकूमत है वो किसी डायरेक्ट स्टेप की तरफ नहीं जाती या सख्त स्टेप की तरफ नहीं जाती कि लोगों को। ठीक है नौशाद साहब, आपका पॉइंट आ गया। सजाद साहब, अभी बात की उन्होंने कि इस पे हमें जो है वो काबू पाने के लिए हिकमत अमली बनानी होगी, हमें मौसर कार्रवाई करनी होगी। सर हम आगे अब कैसे बढ़ा जाए, सवाल तो यही है। जो अनासिर बैरून मुल्क मौजूद हैं, जो यहाँ पर उनके हाथों जो है वो एक टूल बने हुए हैं, किस तरह से मौसर तरीके से सर इन लोगों की बेखनी की जा सकती है? फिर डिजिटल टेररिज्म या जो फिक्री इंतहा पसंदी हम एक दहाई से देख रहे हैं, ये तो अब बहुत फल फूल गई है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखें, ये जो आज आर्मी चीफ साहब ने कहा है ना कि डिजिटल एक दहशतगर्दी का सामना है पाकिस्तानी कौम को। जब फिज़िकल दहशतगर्दी हुई थी, जब एक स्टेट के जो सिंबल्स थे उनके ऊपर अटैक हुआ था 9 मई को, तो आज 1 साल और 20 दिन हो गए इस वाक़े को। स्टेट को जिस तरह से स्टेट ऑफ पाकिस्तान को रिएक्ट करना चाहिए था, उसी वक्त फौरी ट्रायल्स होने चाहिए थे, वो नहीं अनफॉर्चुनेटली हो सके। उसकी क्या रीजंस थी? मिलिट्री कोर्ट्स बनाए गए, उनको कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की गई, अदालतों में ले जाया गया,
उसका कोई ड्यू प्रोसेस नहीं हो सका, जिसके नतीजे में 1 साल में उन्हीं लोगों को मौका मिल गया एक बयानिया बनाने का कि ये तो फॉल्स फ्लैग एक ऑपरेशन था। जी जी। और आज वही जो उनका बयानिया है वो एक डिजिटल एक्सट्रीमिज़म या डिजिटल दहशतगर्दी की शक्ल इख्तियार कर गया। तो इसके लिए ज़रूरत है कि फौरी तौर पे स्टेट को एक रिएक्टिवली इसका सद्देबाब करना चाहिए था, इनके ट्रायल होने चाहिए थे, इनको सज़ाएं अब तक मिल जानी चाहिए थी, इनको सज़ाएं काट रहे होना चाहिए था, ना कि अभी 1 साल और जब हम 20 दिन ऊपर हो गया इस इंसिडेंट को। इसी तरह बदकिस्मती से ये जो हम इस वक्त ट्राइबल बेल्ट में देख रहे हैं एक्सट्रीमिज़म, जहाँ पे हमारे रोज़ नौजवान शहीद होते हैं, और जो अफ़गानिस्तान की तरफ इशारा किया गया कि वहाँ से पाकिस्तान में दहशतगर्दी जो है वो एक्सपोर्ट की जा रही है, तो इसके ऊपर भी हमने कई अब तक ऑपरेशन किए हैं, लेकिन हमारी स्टेट का रिएक्शन थोड़ा सा लेट बैक होता है, जिसकी वजह से मुखालफिन को मौका मिल जाता है नए ऑपरेशन करने का, नई तैयारी करने का, नया बयानिया बनाने का। तो उसको रोकने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि एक इसमें पाकिस्तान की जुडिशरी हो, पाकिस्तान की जो सिविल ब्यूरोक्रेसी हो, हमारी आज तक की सबसे बड़ी जो नाकामी है तमाम रियासती मुकदमात में, वो हमारी प्रोसिक्यूशन है। ये जो प्रोसिक्यूशन है आम तौर पे अदालतों में जाके सही इल्ज़ामात भी हों किसी आदमी के ऊपर तो वो ठहरते नहीं हैं और लोगों को ज़मानतें मिल जाती हैं। तो इस सिस्टम को भी हमें ठीक करने की ज़रूरत है, ताकि आइंदा कोई कोशिश ना करे इस तरह का डिजिटल ऑफेंस करने का, इस तरह का फिज़िकल ऑफेंस करने का पाकिस्तान के ऊपर ना। तो ये लम्हा फिक्रिया भी है एक तरह से। लेकिन ये बात दुरुस्त है जो आज कोर कमांडर्स मीटिंग में और इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स की मीटिंग में की गई, इसको रोकना पड़ेगा। अब इसके ऊपर हम ज़्यादा अजहार अफसोस करते रहे तो शायद अगला साल भी इसी तरह गुजर जाएगा। हाँ जी जी बिल्कुल ठीक। सजाद साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। नाज़रीन, यकीनी तौर पे जिस तरफ पाकिस्तान गामजन है और जो तरक्की का ख्वाब हम देख रहे हैं वो उसी वक्त पाया तकमील तक पहुंच सकता है जब ये जो सियासी गर्द है जो किसी भी वजह से उड़ रही है उसको ना सिर्फ सेटल डाउन किया जाए बल्कि आगे की जानिब देखा जाए। अगर हम वाकई तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में ख़ुद को शामिल करना चाहते हैं तो हमें अपने जो जहन है उसको भी तब्दील करने की ज़रूरत है और अपनी रविश को भी। प्रोग्राम के नेक्स्ट हिस्से में बढ़ेंगे जनाब, और अब हम बात करेंगे हुकूमती मौशी पॉलिसीज़ के हवाले से, जिसके समरात अब हमें नज़र भी आना शुरू हो गए हैं। प्रोग्राम में इस हवाले से हम गाहे बगाहे बात भी करते रहते हैं। कुछ स्टेट्स हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। वज़ारत ख़ज़ाना के आदाद व शुमार मेरे सामने इस वक्त मौजूद हैं, जो ये हमें बता रहे हैं कि 10 माह में मुहासिल में 30.6% का इजाफा देखने में आया है। और तरसीलात ज़र की अगर बात करें गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में तो 3.5% ये तरसीलात ज़र जो हैं वो बढ़ी हैं। बरामदात, सरमायाकारी, ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ है। बैरूनी सरमायाकारी, काफ़ी हौसला अफजा ये बात है, सुनिएगा, बैरूनी सरमायाकारी सिर्फ 10 माह में 93.1% बढ़ी है। रुपए की कदर में 9 रुपए का इजाफा हुआ है। और ज़री शोबे की अगर बात करें तो उसकी पैदावार में 6.25% इजाफा हुआ है। पाकिस्तान जो इदारा शुमारियात है उसकी रिपोर्ट हमें ये बता रही है कि एक हफ्ते के दौरान 18 अशिया ज़रूरिया ऐसी हैं जो कि सस्ती हुई हैं, जिनकी कीमतें जो हैं वो कम हुई हैं। 1 जून से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी कमी का जो इम्कान है ये जाहिर किया जा रहा है। लिहाजा हमारे कान जो ख़बरें मईशत के हवाले से सुनना चाहते थे अब वो गाहे बगाहे सामने आना शुरू हो गई हैं। उम्मीद है कि मज़ीद भी मामलात बेहतरी की जानिब जाएंगे। शनीला, मुल्की मईशत बारे वज़ारत ख़ज़ाना के मस्बत आदाद शुमार जारी हुए हैं। हुकूमत ने अवामी रिलीफ के लिए सर जोड़ लिया है। क्या हुकूमत की मौशी पॉलिसी की समत दुरुस्त है? ये तो हम बार बार कह रहे हैं कि ये जो हुकूमत है ये पीडीएम की हुकूमत का तसलसल है। और पीडीएम की हुकूमत जो थी जब वो आई थी उस वक्त हमारे सामने क्या चैलेंजेस थे, उस वक्त बार बार ये बात की जा रही थी कि जी उस वक्त ये था कि एलसी तक बहुत से ममालिक जो थे वो हमारी नहीं खोल रहे थे पेट्रोलियम की दरामदात के लिए, क्योंकि हमारे ज़र मुबादला के ज़ाहिर बहुत बुरी तरह से गिर चुके हुए थे। IMF के साथ जो मुआहिदा था वो हमारा सस्पेंड हो चुका हुआ था। और जो बानी PTI थे उनके मुँह पे एक ही विर्द होता था कि जी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने लगा, पाकिस्तान श्रीलंका बनने वाला। उस वक्त जो PDM की हुकूमत थी, नवाज लीग की जो हुकूमत थी, उन्होंने जो रियासत बचाई अपनी सियासत के ऊपर। तो उस वक्त जो हमारा स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ था IMF के साथ उसमें बड़ी कड़ी शराइत आई थी और उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ा कि जाहिर देखें कि इलेक्शन के अंदर उस तरह से क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली क्योंकि महंगाई जो थी वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हुई थी। लेकिन उस पॉलिसीज़ के ऊपर अमल करना शुरू किया गया
निगरान हुकूमत आई, उन्होंने भी उसका तसलसल जारी रखा, तो आज उसके समर जो है वो हमें नज़र मिलना शुरू हो गए हैं लोगों को। आपकी महंगाई में कमी हुई है, आपकी बरामदात बढ़ी है, दरामदात में कमी हुई है, रुपया स्ट्रेंथन हुआ है, बैरूनी सरमायाकारी आ रही है, अशरा ज़रूरियत जो है वो आपकी कमी हो रही है। 1 जून को फिर पेट्रोल की जो कीमत है वो कम होगी, और उसके अलावा जो हम और भी मामला जो है एक्सचेंज में देखिए कितनी बेहतरी आई है जी। स्टॉक एक्सचेंज की अगर हम स्टॉक बात करें, एक्सचेंज तो आपकी जो रिकॉर्ड कायम कर रही है, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा बेहतरी नजर आ गई, लेकिन करने वाले काम अभी भी बहुत हैं। जो हम बार बार कहते हैं कि निजकारी की तरफ जाना होगा, हमें ऐसे तमाम अदारे जो सफ़ेद हाथी बन चुके हुए हैं उनको प्राइवेटाइज करना होगा। उसके अलावा टैक्स का जो है उसका नेट बढ़ाना होगा। ये नहीं हो सकता जो एक क्लास टैक्स दे रही बार बार उस पर IMF भी यही आपने हमसे अमीरों से मुतालबा टैक्स लेना है, गरीबों से टैक्स नहीं लेना है, उसमें अभी फ़र्क करना होगा हमें। तो और रियल स्टेट को आप टैक्स के अंदर लेके आए, ज़रात जो है उसको टैक्स के अंदर लेके आए, तो ये काम जो है उसको करने की जरूरत है, क्योंकि अब आपकी एक पॉलिसी बन चुकी है। अब आपको आगे जाके इसका तसलसल कायम रखना है, और आपने ऐसे मामलात नहीं करने हैं कि सिर्फ आपने अपने उसमें सियासी मफादात देखने हैं। माशी मफादात, माशी तसलसल के लिए आपने सियासी मफादात को देखते हुए उनको भींट नहीं चढ़ाना है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हुकूमत जो है जो तसलसल कायम है उसको रखे, स्मगलिंग को रोके, जो बिजली की चोरी है, गैस की चोरी है उसको रोके, ताकि बिजली की कीमतें कम हो। अभी ये भी सुन रहे हैं कि जो 200 यूनिट वाले हैं, ये भी खबरें हैं, कुछ पता नहीं कि अब आपका जब बजट आएगा उसमें पता चलेगा कि उनको सब बिजली फ्री की जाएगी। पंजाब के अंदर तो ये हो रहा है कि 100 यूनिट वाले जो हैं उनको सोलर जो है उसकी फराहमी की जाएगी। पहले 50,000 घरानों को दी जाएगी, फिर उसको बढ़ाया जाएगा। लेकिन उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बिजली की कीमतें कम करें, और वो ये ज़रूरी कि चोरी के ऊपर कमी पाएँ, डॉलर की कीमत को कम करें। वो ज़ाहिर है सरमायाकारी आएगी तो उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता बहुत से मामला ठीक होंगे। IPPs के साथ जो आपके मुआहदे हैं उनको भी रीनिगोशिएट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उससे भी आपका बहुत ज़्यादा जो रेवेन्यू है वो ज़ाया हो रहा है। बिल्कुल जी। डॉक्टर साहब, ये जो मईशत से मुतालिक हमें अच्छी खबरें सुनने को मिल गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमें नज़र आ रहे हैं असरात, तो हम क्या समझे, ये हुकूमत की मस्बत मौशी पॉलिसीज़ का समर है, या मालियाती इदारों का पाकिस्तानी मईशत के हवाले से जो है एतमाद है, या जो हमारे दोस्त ममालिक हैं जिसपे सऊदी अरब है, UAE है, या चीन से जो सरमायाकारी की बात हो रही है, या जो अरबों डॉलर्स के मंसूबे शुरू करने की बात हो रही है, ये क्या उन्हीं के समरात हैं जो हमें नजर आना अब शुरू हो गए हैं? नाज़िया, ये नेक नियति और मेहनत शाका का समर है। वो जो कहते हैं ना मियाँ शहबाज शरीफ, शबाना रोज़ मेहनत का समर है। बिल्कुल ऐसे ही। एक तो ये बात है उसकी, तो और दूसरी ये है कि आपने पॉलिसियों की समत दुरुस्त की। नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि आप पर एतमाद बहाल होने लगा रफ्ता रफ्ता। नंबर 2, आपने फिर वही उसी तरह से कोशिश करके अपने दोस्तों के साथ रब्ता करके आपने सरमायाकारी लाने का रास्ता खोला। आप सऊदी अरब की सरमायाकारी, फिर उसके बाद अमारात की सरमायाकारी, और अब 4 जून को वज़ीर आज़म चाइना जा रहे हैं। और वज़ीर आज़म का सऊदी अरब के साथ वो जो मुआहदा है वो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना CPEC 2014 में पाकिस्तान आया था। और अब जो वज़ीर आज़म जा रहे हैं बीजिंग 4 जून को, वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना CPEC था, जितना सऊदी अरब है, जितना अमारात का है। अब आपके पास नए पैकेजेस आ रहे हैं, आपके पास नए मंसूबे आ रहे हैं, नई सरमायाकारी आ रही है, और वो काम जो 2018 में धांधली से बनने वाली हुकूमत, RTS वाली हुकूमत ने सारे तलपट कर दिए थे CPEC के मंसूबे, उनको, उनकी बहाली होगी, उनको ML1 बनेगी, आपके गवादर के मंसूबे पीछे रह गए थे वो बनेंगे। तो ये वो सारी हिकमत अमली है जिसके नतीजे में आपकी मईशत ठीक हो रही है, जिसके नतीजे में अब जब ग्रॉसरी लेने कोई ख़ानदान जाता है तो पहले 50,000 खर्च करता था, तो अब 35 से 40,000 रुपये उसके खर्च हो रहे हैं। तो इतना बड़ा फ़र्क पड़ गया है। अब पेट्रोल में आप देख रहे हैं कि उसमें भी फ़र्क पड़ता नज़र आ रहा है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है शनीला की कि हमें बिजली कम करनी चाहिए, और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने बहुत शुरू में कहा था कि बिजली को आप नीचे लेके आएँ और उसकी हिकमत अमली तैयार करें। उसकी एक हिकमत अमली वही है कि हमने IPPs के साथ दोबारा मुआहदे करके और पुराने मुआहदों को अनडू करके उनको ठीक करना है। तो ये सारे काम चलते रहेंगे। मैं ये समझता हूँ कि हमें गुज़श्ता 2-2.5 महीनों में हम बहुत आसानी में आ गए हैं,
और मेरे ख्याल में हम इस साल के आखिर में हमारी झुकी हुई कमर जो है वो सीधी हो जाएगी और अगले 1 से 1.5 साल में इस मुल्क के अवाम पर जो प्रेशर था, जो तबाही नाजिल की गई थी एक मनसूबा बंदी के तहत, हम उसके बुरे असरात से, मनहूस असरात से इंशाअल्लाह निकलेंगे। बाबर साहब, रवा माली साल की अगर हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो 28.2 से कम होकर ये 26% पर आई है। मई के महीने ही की अगर मैं बात कर लूँ तो 13.5 से 14.5% तक ये रही है। आने वाले महीनों में आपको ये मज़ीद कम होती नज़र आ रही है? डॉक्टर साहब ने तो बड़ा ऑप्टिमिस्टिक इस पर बात की है, लेकिन जाहिर है हुकूमत की भरपूर कोशिश तो है, लेकिन रियलिटी जो ऑन ग्राउंड मौजूद है, क्योंकि अभी हमारे IMF के साथ मुज़ाकरात भी हैं, उनके मुतालबात भी हैं, तो उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उस तनाज़ुर में मैं जानना चाह रही हूँ। बिल्कुल, जो महंगाई की शरह है वो कम होगी, क्योंकि इसका जो तसलसल है वो पिछली PDM हुकूमत से ही है। आपने देखा है कि 36 तक ये जो है इन्फ्लेशन रेट चला गया था, लेकिन उसको कम करने में यकीनन जो इस वक्त हुकूमत की पॉलिसीज़ हैं जो अच्छी बनाई जा रही हैं, फाइनेंशियल पॉलिसीज़, उसकी वजह से आप देख रहे हैं कि जो तसलसल है महंगाई का वो भी कम हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि महंगाई कम क्यों होती है? महंगाई तब कम होती है जब आपकी फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है, आपके बिजनेसेस डेवलप होते हैं, जो डोमेस्टिक आपका जितना भी बिजनेसमैन है वो नई से नई चीज़ें करता है। सीधी सी बात है बाबा साहब, जब डॉलर आता है तो इस्तेहकाम तो आता है। एक्सपोर्ट जब आपकी बढ़ती है तो ये वो इशारे होते हैं कि जो जिनकी वजह से आप देखते हैं कि महंगाई की शरह कम होती है। हाँ। अभी आप देखेंगे GDP ग्रोथ रेट जो है वो भी आपको पता है कि बढ़ रही है, पहले से बेहतर हो रही है। और इसके साथ साथ जो मुआशी इशारे हैं जिसमें कि GDP ग्रोथ रेट है, इन्फ्लेशन रेट कम हो रहा है, CPI जो इंडेक्स है वो भी कम हुआ है। और इसके साथ साथ आप देख लें कि जो बैरूनी कर्ज हैं, हम जो जिस तरह आप IMF की बात कर रहे हैं, वो भी अब हमने कम करना शुरू कर दिया। हमें वो उतने नहीं चाहिए कि जितने के पहले होते थे कि जी हम 10-10 बिलियन डॉलर्स, 20-20, अब हमें 1 बिलियन की या 2 बिलियन की ज़रूरत पड़ती है। उससे हम जो है वो अपने सिस्टम को बेहतर कर लेते हैं। अच्छा, इंटरेस्ट रेट जो है वो भी कम हुआ है। आपको पता है कि इंटरेस्ट रेट कहाँ पर पहुँच चुका था, वो भी कम हो रहा है। तो आप देखेंगे जितने भी इशारे हैं वो तो मस्बत हैं, और उनकी मस्बत होने की वजह एक तो ये है कि आप देखें कि लोग कह रहे हैं कि जी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आना शुरू हो चुकी है और उसकी ये वाज़ेह मिसालें हैं। बिल्कुल ठीक। सजाद साहब, सर हम मईशत की तरक्की और उसकी मजबूती की बात कर रहे हैं, उसमें सर एक इंतहाई अहम फैक्टर जो की पॉइंट है वो आपका टैक्स सिस्टम है। टैक्स नेट को बढ़ाने की बड़ी अशद ज़रूरत है, यही IMF भी हमसे बार बार बात करता है। अब सर मसला ये है कि टैक्स मैंने देना नहीं है, सहूलतें मैंने सारी लेनी है और मईशत भी मुझे मजबूत चाहिए, कैसे मुमकिन होगा ये? बिल्कुल यही एक इम्तहान है इस वक्त इस हुकूमत का, और ख़ास तौर पे वज़ीर ख़जाना जो हैं इस वक्त वो इसके ऊपर बड़े फर्म्ड हैं, और उन्होंने जो टैक्स नेट है उसको बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ मंसूबे बना रखे हैं। और कहा यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये साल जो होगा ये पाकिस्तान में एक बड़े पैमाने पर लोगों को टैक्स नेट लाने में कोशिश की जाएगी। क्योंकि देखें, अब तक जो रज़ाकाराना स्कीम्स रही हैं लोगों को फाइलर बनाने के लिए या टैक्स दहिंदगान बनाने के लिए, वो मुकम्मल तौर पे नाकाम रही हैं। पिछले दिनों एक चैनल ने इसके ऊपर डिस्कशन की कि कैसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स नेट में लेकर आया जाए। तो ये सारे जो माफियाज़ हैं और सारे जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, खा वो प्रॉपर्टी वाले लोग हों, खा वो रिटेलर्स हों, खा वो एग्रीकल्चर वाले हों या बाकी लोग हों, तो वो ख़ुद तो रज़ाकाराना तौर पे तो टैक्स नेट में आने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। गवर्नमेंट को एक फार्मूला बनाना पड़ेगा, एक अच्छा फार्मूला, जिसके तहत ना तो डराया जाए लोगों को और ना ही लोगों को मौका दिया जाए कि वो इससे बच निकलें। और ज़्यादा से ज़्यादा नाज़िया साहबा, जब तक हम ये नहीं करेंगे ना, ये एक बुनियादी फैक्टर है कि जो 5 लाख से ऊपर की ट्रांजैक्शन है ना, वो कैश में बिल्कुल बंद कर दी जाए, और 5 लाख से ऊपर हर ट्रांजैक्शन जो है वो थ्रू ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम के ज़रिए हो, ताकि पता चल सके कि पाकिस्तान में टोटल सरमाया कितना घूम रहा है। इस वक्त एक अंदाजे के मुताबिक अरबों रुपया जो है वो कैश मनी की सूरत में पाकिस्तान में घूम रहा है, जिसका कहीं पे कोई अंदराज नहीं है। तो उसको रोकने की ज़रूरत है। इसके ऊपर बहुत सारे जो पुराने हमारे रहे हैं FBR के चेयरमैन और शब्बर साहब और बाकी लोग, और मिफ्ता इस्माइल जो कि वज़ीर
ख़जाना रहें और दूसरे लोग, उन सबको बुला के नई उनसे तजावीज़ लेनी चाहिए और इसको इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए, क्योंकि जब तक आम सिटीज़न, आम शहरी जो कि हमारी म्यूनिसिपल कमेटी से अब सर्विसेज लेता है, गवर्नमेंट से सर्विसेज लेता है, वो टैक्स नहीं देगा, और तनख्वाहदार तबका जिसके ऊपर ज़बरदस्ती जिससे टैक्स लिया जाता है, आपकी तनख्वाह से ज़बरदस्ती काट लिया जाता है, हमारी पैसों से ज़बरदस्ती काट लिया जाए, उसकी बजाय उन लोगों से टैक्स लिया जाए जो कि टैक्स चोरी कर रहे हैं और अरबों रुपया का टैक्स जो है वो चोरी कर रहे हैं। तो इसके अलावा पाकिस्तान के पास और कोई रास्ता नहीं है। और दूसरा मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जहाँ ये रिलीफ का सारा बंदोबस्त हो रहा है, जैसे शनीला साहबा ने कहा, वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा है कि कम से कम उन तमाम फीडर्स पे और उन तमाम जगह पे जहाँ पे बिलिंग अभी नहीं मुनासिब हो रही, वहाँ पे भी ये गर्मी के 2-3 महीने लोड शेडिंग कम कर दी जाए। मैंने पंजाब में देखा है बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पे बिलिंग बाकायदा दी जा रही है, वहाँ पे भी 18-18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। जबकि वज़ीर बरकियात आज कह रहे थे कि पाकिस्तान के पास वाफर पैदावार है बिजली की। अगर वाफर पैदावार है तो इस शदीद गर्मी में, जबकि पारा जो है 42 से लेकर 50 तक है, तो लोगों को रिलीफ देना चाहिए और बिजली की सप्लाई कम रोकनी चाहिए। ठीक है, डॉक्टर साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? डॉक्टर साहब कुछ ऐड कीजिएगा, फिर नशाद साहब की जानिब जाना है। ये बिजली का जिक्र किया, बहुत अच्छा किया। कराची में इन दिनों मैट्रिक के इम्तिहानात हो रहे हैं और आज 3-4 अच्छा, और वो देख रहे हैं हम कि वो पंखे बंद हैं, बिजली बंद है, और वहाँ की बदतरीन गर्मी में जिसमें घुटन भी है, हब्स भी है, उसमें इम्तिहान दे रहे हैं और आज 5-6 बच्चे फेंट हो गए। हाँ, तो ये बात, इस पर नोटिस लेने की ज़रूरत है। और ये नहीं होना चाहिए कि हमारे बच्चे इस तरह से मर रहे हो और हम ये जो के इलेक्ट्रिक वगैरह हैं वो इतना जुल्म करें, ये बर्दाश्त नहीं। यकीनी तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डॉक्टर साहब आपने रेस किया। नौशाद साहब, मौशी तरक्की की बात हो रही है सर, लेकिन हम ये बात बड़ी अच्छे तरीके से जानते हैं कि उसके लिए सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है और सियासी इस्तेहकाम के लिए तमाम पार्टीज़ का एक एजेंडे पर मुत्तफिक होना बहुत ज़रूरी है। सर, ऐसा होता आप देख रहे हैं? देखिए, मेरी नज़र में तो ये हो चुका है। आप मासिवाय एक इंतशारी टोले के या एक जिसे आप सो कॉल्ड सियासी जमात कहते हैं, या वो सियासी जमात के लिबादे में मौजूद है, मासिवाय उसके तकरीबन तमाम जमातें जो हैं वो कम अज़ कम इस हद तक एक दूसरे को ये ज़रूर मार्जिन दे रही हैं और समझती हैं कि मईशत के जो मामलात हैं या मईशत की हद तक जो चीज़ें हैं उनके अंदर उनके दरमियान कोई तजाद पाया नहीं जाता, चाहे वो जमातें भी हों जो इस वक्त अपोजिशन में हैं। आपने देखा कि एक अपोजिशन की तहरीक की बात की गई थी, वो कहीं नज़र नहीं आ रही। क्यों? इसलिए कि उनके इस एजेंडे के साथ कि मुल्क को डिस्टेबलाइज़ किया जाए या यहाँ सियासी इंतशार पैदा किया जाए, कोई उनका साथ देता हमें नज़र नहीं आ रहा। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उनके साथ भी मामलात जो है वो बेहतरी की तरफ रवा दवा हैं, मामलात को बेहतर हो जाएंगे आने वाले वक्त के अंदर। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि वो जमातें जो अपने आप को सियासी जमातें कहती हैं और वो मुल्क के साथ सिंसियर हैं, वो इन हालात के अंदर इस तरह की किसी जो है ना एडवेंचरिज्म की तरफ नहीं बढ़ना चाहती और ना बढ़ेंगी। तो सियासी इस्तेहकाम एक तरह से जिसे कह लीजिए कि ये रियलाइजेशन और ये इस्तेहकाम एक तरह से पैदा हो चुका है। ये जो अभी बात की गई है ना ये बिजली के मामले में, इस पर मैं एक लाइन ऐड करना चाहूँगा। देखिए, किसी कंपनी में और रियासत में यही फ़र्क होता है कि कंपनी ये देखती है कि मेरा बिल जो है वो मुझे मिला है या नहीं मिला और मैंने बिजली देनी है कि नहीं देनी, लेकिन रियासत जो है वो माँ की तरह होती है और अगर बिल नहीं भी मिल रहा या कोई मसला आ रहा है तो वो रियासत उस मसले को तय करते हुए आवाम को वो रिलीफ देती है। तो मैं ये समझता हूँ इस शदीद गर्मी के अंदर ये जो अभी बात की गई है इसको समझना भी चाहिए और लोगों को रिलीफ दिया जाना चाहिए। एक और मामला ये भी है कि देखिए, मुल्क में सोलराइजेशन जिस स्पीड से होना शुरू हुई है उसको इनकरेज करना चाहिए। आम आदमी अपना पैसा लगाकर रियासत को फैसिलिटेट कर रहा है, तो जितना आप उसको फैसिलिटेट करेंगे उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि रियासत के पास वो मार्जिन पैदा होगा कि ये जो IPPs जो सबसे बड़ा मसला है बिजली के मामलात के अंदर, उन IPPs से डील करने में हुकूमत के पास वो मार्जिन आ जाएगा और उसके पास वो गुंजाइश होगी क्योंकि डिमांड ख़त्म हो चुकी होगी इन IPPs की तरफ से। जो ये ब्लैकमेलिंग का एलिमेंट है या ये जो कैपेसिटी पेमेंट्स का इशू है, इसके ऊपर हुकूमत उनसे दोबारा रीनिगोशिएट करने की पोजीशन में होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सोलराइजेशन पॉलिसी
पॉलिसी को हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। हुकूमत को इस पर इंसेंटिवाइज करना चाहिए, जिस तरह पंजाब हुकूमत करने की कोशिश कर रही मुतबादिल है। जराए जो है वो देखने होंगे, दुनिया भी जो है वो स्विच कर चुकी है मुतबादिल जराओं पे, तो हमें भी जाना होगा। बहुत शुक्रिया तमाम पैनलिस्ट का, आज की डिस्कशन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। नाज़रीन आपका शुक्रिया, आपने प्रोग्राम देखा, अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। नाज़िया खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।